अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट है अप्लाइड अकाउंटिंग। अप्लाइड अकाउंटिंग के पहले चैप्टर के साथ आपकी टीचर मैम सुमैरा इसहाक। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को और हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है और इसके मकासद कौन कौन से होंगे। इसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इसके अलावा फर्दर मोर कुछ और टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जो जदीद दौर है इसमें हर मुल्क की हुकूमत को कई किस्म के फ़राइज़ सरअंजाम देने होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी मुल्क है तो उसका अहम काम बैरूनी ख़तरात से महफूज रखना मुल्क के अंदर अमन व अमान और यानी कि पीस क्रिएट करना, लोगों के लिए कवानीन पर अमल दरामद कराना, इंसाफ के निज़ाम को मुस्तहकम करना, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी, तरक्याती मनसूबाजात की तकमील वगैरह शामिल है। हम ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत की ड्यूटी में आती हैं, जो कि हम सराउंडिंग में देखते हैं कि हमारी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इस तरह के तमाम जो काम है वो कर रही होती है। इन तमाम फ़राइज़ की अंजामदही के लिए भारी अखराजात की ज़रूरत भी पड़ती है और इन अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत आवाम से कई किस्म के टैक्स वसूल करती है। चूँकि हम तमाम लोग ये जानते हैं कि हुकूमत कोई कारोबार नहीं कर रही, सो इसलिए हुकूमत का जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्स होता है। हुकूमत के हर महकमा की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी आमदनी और अखराजात इन तमाम का इंदराज जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर करे। यानी कि हमें ये पता है कि जब भी हुकूमत जो है वो टैक्सेस वसूल करती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करती है और फिर उसके बाद एक लाहे अमल बनाया जाता है, एक बजट बनाया जाता है और वो जो टैक्स से आई हुई रकम होती है उसको तमाम तरक्याती मनसूबाजात के ऊपर तकसीम कर दिया जाता है। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे मुस्तकिल बुनियादों पर रिकॉर्ड किया जाए। इसी रिकॉर्डिंग को हम हुकूमत की अकाउंटिंग कहते हैं। सरकारी आमदनी और ख़र्च के इस निज़ाम को सरकारी हिसाबदारी यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ये निज़ाम अक्सर सरकारी इदारों में भी और नीम सरकारी इदारों में भी राइज होता है, इसलिए इस निज़ाम को अमली हिसाबदारी यानी कि अप्लाइड अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइज़ यानी वर्डिंग में उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। आप इस पैराग्राफ को देखेंगे इंट्रोडक्शन के तो आपको सेम यही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यानी हम ये देखते हैं कि ये जो जदीद दौर है, मॉडर्न वर्ल्ड, एग्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ द एवरी कंट्री हैज़ टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस। इट हैज़ अ डिफेंड द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन एग्रेशन and maintain law and order in the country and provide education and health facilities to the people and also to finance the several development projects. All these objectives required heavy expenditures. These expenditures are met by imposing taxes on the people of the country. So it is the duty of the executive government to maintain a record of the incomes and expenditures. This record of the government receipts and expenditures is called as the government accounting. Furthermore हम मूव करते हैं towards the definition of the government accounting. Government accounting क्या होती है, इसको कैसे define कर सकते हैं. So I'm talking about the government accounting is to record, classify and compile the results of the transactions related to the receipts and expenditures on the behalf of the executive government. To record means आप चीज़ों को यानी कि जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं लाइक आमदनियाँ हैं या अखराजात हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको आप क्लासिफाई करेंगे यानी कि उसको डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये इनकम्स हैं और ये एक्सपेंडिचर्स हैं। एंड कंपाइल द रिज़ल्ट्स, और उन इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स से जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो आप कंपाइल करके निकालेंगे ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द, यानी कि सिर्फ दो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं। ये बात याद रखिएगा। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर आपके पास 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील कर रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत का चूँकि हमें
अच्छे तरीके से ये बात पता है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स में डील करती है, बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं हुकूमत का इससे कोई कंसर्न नहीं होता। सो हुकूमत जो है वो सिंपली आमदनियों और अखराजात ही को रिकॉर्ड करेगी, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स उन्हीं को रिकॉर्ड करेगी, उन्हीं को क्लासीफाई करेगी और उन्हीं को कंपाइल करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी क्लर्क किसी भी हुकूमत के इदारे में मौजूद है और वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है और रिज़ल्ट कंपाइल कर रहा है, तो वो सिर्फ इन्हीं दो यानी कि आमदनियों और अखराजात इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के साथ डील कर रहा होता है, और इन्हीं से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वो अपने पास रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड कंपाइल कर रहा होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के लिए। इसको मैं थोड़ा डिफ़ाइन करूँगी, या आप ये कहें कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू करूँगी। सरकारी इंतज़ामिया की आमदनी और अखराजात से मुताल्लिक़ लेन देन को दर्ज करना यानी कि रिकॉर्ड करना, दर्जा बंदी करना यानी कि क्लासीफाई करना, और मतलूबा नताइज अख़ज़ करना यानी कि कंपाइलिंग द रिज़ल्ट्स करने के अमल को गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। हुकूमत की जो अकाउंटिंग होती है इस सिस्टम के अंदर जो है वो कुछ मखसूस खुसूसियात मौजूद हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। पहला फ़ीचर है every office and agency making expenditures or recording the revenues on the behalf of the government is to record such expenditures or income in the prescribed set of books and classify and compile them according to the instructions of the government। हुकूमत का हर दफ्तर या एजेंसी अपने तमाम वसूलियों और अदायगियों को मुरवजा तरीक़ाकार के तहत मुतल्लिका कुतब में यानी कि जो भी उसके रजिस्टर्स होते हैं उनमें दर्ज करता है। इन अखराजात और वसूलियों के लिए अलग अलग दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन होती है, और सरकारी हिदायत के मुताबिक अपनी सूबाई या मरकज़ी यानी कि प्रोविंशनल गवर्नमेंट या फ़ेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशनल कोई महकमा है या फ़ेडरल महकमा है, इनको मतलूबा मालूमात और नताइज का खुलासा फराहम करना, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का आप ये समझ लें कि एक खासा या खासियत है। नंबर 2, every expenditure made on the behalf of the government is to be sanctioned by the a competent authority, and every income received on the behalf of the government is collected by the authorized person। तमाम सरकारी अखराजात की मंजूरी के लिए मजाज अफसर मुकर्रर किया जाता है, यानी कि सरकारी अखराजात की मंजूरी एक मखसूस अफसर ही सरअंजाम देगा। ये मजाज अफसर तमाम मामलात की तहरीरी मंजूरी देता है। इस मंजूरी को सैंक्शन कहते हैं। सैंक्शन सपोज़ इसके लिए मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कोट करूँगी कि अगर आपने ये जो आपका कॉलेज है GCMS हरीपुर, यहाँ पे हमें BS ब्लॉक की ज़रूरत है। सपोज़ BS ब्लॉक के लिए हमारे पास जगह तो मौजूद है लेकिन उसको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्टेड एरिया एक हम इंटरनल फिजिबिलिटी बना के जो है वो पेश करते हैं टू द गवर्नमेंट, और हम हुकूमत से ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे एक ब्लॉक की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी का इशू है स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से। हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे और तमाम डेटा लिखेंगे और इस डेटा को फिर हम हुकूमत के सामने पेश करेंगे। हुकूमत में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो इसकी मंजूरी देगी कि ओके यू आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट अ BS ब्लॉक इन GCMS हरीपुर। तो जो शख्स भी इसकी मंजूरी देता है उसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, और सैंक्शन करना यानी कि मंजूरी देने को कहते हैं, यानी कि इजाज़त दे दी है, अमाउंट दे दी है और कहा है कि इसको अब आप इसके ऊपर आप काम करें। इसी तरह सरकारी वसूलियों के लिए भी मजाज अहलकार मुकर्रर किए जाते हैं जो तमाम वसूलियों की बाज़ाब्ता रसीद जारी करते हैं और वसूल शुदा रकूम को सरकारी मवाजना में जमा कराते हैं और इनका इंदराज भी करते हैं, यानी हुकूमत के पास इसको जमा कराते हैं, हुकूमत की ट्रेजरी में इसको जमा कराते हैं। यानी जिस तरह से अखराजात को भी इजाज़त लेके किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो इनकम्स होती हैं उनको भी हुकूमत के ख़जाने में जमा कराया जाता है। जैसे कि आप फ़ीसेस जमा कराते हैं, इसकी मिसाल से समझ लें, हम फ़ीसेस जमा कराते हैं, आपकी फ़ीसेस बैंक के थ्रू जो है वो हुकूमत के ट्रेजरी में चली जाती हैं और हुकूमत जो है वो उन फ़ीसेस को आपकी तरफ से जो है वो आमदनी तस्वर करता है। यानी कि तमाम फ़ीसेस जो गवर्नमेंट के जो इदारों में एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे हैं वो जो जमा कराएंगे तो वो ट्रेजरी में जाएगा और वो हुकूमत के ख़जाने में चला जाता है और वो हुकूमत की आमदनी तस्वर की जाती है। उसके बाद तीसरा फ़ीचर है द रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज़ आर केप्ट इन द क्लासिफाइड फॉर्म एज टू सेपरेट ईच डिटेल्ड हेड और एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू।
तमाम वसूलियाँ और अखराजात को इन दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा, यानी कि वसूलियों को अखराजात और अखराजात को वसूलियों के अंदर मर्ज नहीं किया जाता, ना ही आमदनियों में से अखराजात को माइनस या अखराजात में से आमदनियों को माइनस किया जाता है, बल्कि तमाम वसूलियों और अखराजात का अलग अलग हिसाब रखा जाता है। यानी कि आप देखें तो रिसीट्स का रजिस्टर अलग होगा और पेमेंट्स का रजिस्टर अलग होगा, यानी एक्सपेंडिचर का अलग होगा और आमदनियों का अलग होगा, और इनकी दर्जाबंदी की जाती है। हर आमदनी और ख़र्च का अलग अलग कोड मुकर्रर होता है और जो कि तमाम दफातर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नंबर 4 है फीचर इसका, द अकाउंट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ऑडिटेड बाय द ऑडिट डिपार्टमेंट। जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं हुकूमत के ऑफिसेज में, इनको ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट करता है। अब ये ऑडिट क्या होता है? ऑडिट से मुराद होती है तमाम जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करना और उनमें से मिस्टेक्स को निकालना। इसको हम प्रॉपर वर्ड जो उर्दू में हम इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब ये है कि जांच पड़ताल करना। इसको एक महकमा जो है वो चेक कर रहा होता है, गलतियां उसमें से निकाल रहा होता है, जिसे महकमा ऑडिट या ऑडिट का डिपार्टमेंट कहा जाता है। बाज़ महकमों में अदायगियों से पहले भी जांच पड़ताल यानी कि ऑडिट किया जाता है, जिसे प्री ऑडिट कहा जाता है, और जो जांच पड़ताल अदायगी के बाद यानी ऑडिट अदायगी के बाद किया जाता है उसे पोस्ट ऑडिट कहा जाता है। फर्दरमोर जो 5th फीचर है इसका वो है द अकाउंट्स आर टू बी समराइज्ड एंड रिपोर्टेड टू द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और इट्स ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तमाम सरकारी हिसाबात को महीनावार भी और 3 महीने के बाद भी और 6 महीने के बाद भी और सालाना भी, ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं इसको मरकज़ी या सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दिया जाता है। यानी कि हम अगर ये कहें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो मैं आपको बताने जाती हूँ, वो ये है कि आप देखें टॉप गवर्नमेंट होती है, वफाक के अंदर हुकूमत है, उसके बाद जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के हर सूबे में सूबाई हुकूमत है, उसके बाद हर सूबे के अंदर कुछ डिवीज़न्स हैं और हर डिवीज़न के अंदर कुछ ज़िले हैं। तो हर ज़िला जो है वो अपने अंदर कुछ यूनियन काउंसिल्स एंड कुछ विलेजेस को रखता है और हर यूनियन काउंसिल एंड विलेजेस में डेफिनेटली हुकूमत के इदारे काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन तमाम। सो इनके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, आमदनियाँ या अखराजात होती हैं, वो एक अकाउंट ऑफिस में जो है वो यानी कि मौजूद होती हैं या उनके पास इनकी रिपोर्टिंग होती है। अकाउंट ऑफिस जो है वो हर ज़िले की सतह पे कायम होता है, जैसे कि हरीपुर में आप फोर्ट रोड के ऊपर हुकूमत का जो अकाउंट ऑफिस है उसको फाइंड करेंगे। अब ये अकाउंट ऑफिस जो है ये तमाम रिकॉर्ड भेजता है डिवीज़न से, ये तमाम जो रिकॉर्ड है वो चला जाता है सूबाई हुकूमत के पास या डायरेक्टली जो ज़िले से सूबाई हुकूमत के पास ये चला जाता है। सूबाई हुकूमत से ये रिकॉर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ मूव हो जाता है और इस तरह से वहाँ पर तमाम मुल्क से आने वाला आमदनी और अखराजात का तखमीना मौजूद होता है, जिसके बाद जो है वो बजटिंग हो सकती है। सो दिस इज़ सम फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फर्दरमोर मूव करते हैं हम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कि हुकूमत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हुकूमत के अकाउंटिंग के वो क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग आर टिपिकली, लेट मी ओपन इट, यस, सो ओके। सो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग की कि इसके क्या मकासद हैं, हुकूमत के अकाउंटिंग के मकासद क्या हैं, हम क्यों हुकूमत के लिए अकाउंटिंग करते हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू मेक अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, यानी तमाम सरकारी जो मालियाती लेन देन है, वसूलियाँ और अदायगियाँ हैं, इनका रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए ये इसका एक मकसद है हुकूमत की अकाउंटिंग का। दूसरा मकसद है टू प्रिवेंट द मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ द पब्लिक मनी, तमाम रकम की खुर्द बुर्द और नाजायज़ इस्तेमाल को रोकना, ये इसका मतलब है। हम मिस अप्रोप्रिएशन एम्बेजलमेंट को हम सॉर्ट ऑफ करप्शन ले सकते हैं, जैसे कि सरकारी रकम को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर देना, जहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर इस्तेमाल ना होना, या फ़ेक इस्तेमाल शो कर देना और उसको अपने पॉकेट में डाल लेना। और एम्बेजलमेंट कहते हैं किसी भी रकम का नाजायज़ इस्तेमाल, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इस्तेमाल करना।
सो इसको रोकना रिकॉर्डिंग इसलिए भी की जाती है कि इस एलिमेंट को यानी करप्शन के, एम्बेजलमेंट के और मिस अप्रोप्रिएशन के एलिमेंट को रोकना, to ensure that the money spent on particular project or purpose was justified and according to the manner prescribed. सरकारी खर्चात के मुरवजा तरीक़ेकार पर अमल दरामद कराना और मकसद ख़र्च को यकीनी बनाना है। यानी एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो सरकारी खर्चात हैं उसका जो भी तरीक़ेकार है उसी तरीक़ेकार पे अमल कराना और जो अखराजात हैं उनको उनकी जगह पे स्पेंड करना मकसूद होना चाहिए। टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द फंड, यानी इस चीज़ का यानी कि ये आप कह सकते हैं कि इश्योर कराना कि मुख्तलिफ़ जो सरकारी महकमे हैं और जो भी खिदमात को सरअंजाम दे रही हैं उनके ऊपर जो भी अखराजात हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना और इसमें ज़रूरी रद्द-ओ-बदल, यानी कि पहले जिस चीज़ के ऊपर आप ख़र्च कर रहे थे उस पर अब मज़ीद ख़र्च की ज़रूरत नहीं है तो उसको वहाँ पे छोड़ के किसी और साइड पे उसको स्पेंड करना। जैसे हम ये कहें कि हुकूमत जो है चाहती है कि इंडस्ट्री को भी ग्रो करे, एजुकेशन को भी ग्रो करे, हेल्थ को भी ग्रो करे और इसी तरह से जो किसान है उनकी भी यानी कि जो फार्मिंग हो रही है उसको भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी जो है वो ग्रो करे। तो हम देखते हैं कि अगर वो पहले इंडस्ट्री पे स्पेंडिंग करी है और इंडस्ट्री इनफ ग्रो हो चुकी है तो फिर फोकस ज़रूर शिफ्ट होना चाहिए हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ या एग्रीकल्चर की तरफ। तो ये भी हुकूमत की रिकॉर्डिंग का मकसद होता है कि यानी जिससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़रूरत थी, कितना खर्च हुआ और कितना मज़ीद जो है वो ख़र्च हो सकता है और कितना मज़ीद किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे ख़र्च हो सकता है। फर्दरमोर ऑब्जेक्टिव नंबर 5 पाँचवा मकसद क्या है? टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द सिटीजन्स मस्ट बी टैक्सड इन ऑर्डर टू मेंटेन द गवर्नमेंट मशीनरी प्रॉपरली स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि इससे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकसद है रिकॉर्डिंग का कि हुकूमत जो है वो लोगों के ऊपर कितना टैक्स इम्पोज़ करेगी, हुकूमत के कुल अखराजात का तयन कितना किया जाएगा और इन अखराजात को पूरा करने के लिए कैसे टैक्स लगा के जो है वो आमदनियाँ वसूल की जाएंगी। दैन टू प्रोवाइड नेसेसरी डेटा टू प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द कंट्री, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए यानी कि एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको ग्रो करने के लिए आप प्लानिंग कैसे करेंगे? तो वो प्लानिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो इसका एक मकसद ये भी है टू फैसिलिटेट द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, हिसाब की जांच पड़ताल यानी ऑडिट के लिए भी डेफिनेटली हमें डेटा चाहिए होता है। तो ऑडिट के लिए डेटा भी हम इस हवाले से जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी मकसद है रिकॉर्डिंग का, अप्लाइड अकाउंटिंग की अकाउंटिंग का। सो फर्दरमोर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के उसूल क्या हैं? प्रिंसिपल्स कहते हैं उन उसूलों को जिनके ऊपर जो हुकूमत है वो अकाउंटिंग कर रही होती है, हुकूमत के इदारे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। हमें ये पता है कि जो गवर्नमेंट का अकाउंट है दे आर कैश अकाउंट। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि हुकूमत जो है वो कभी भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस नहीं करती, हुकूमत हमेशा कैश में ट्रांजैक्शन करती है और इसके जो अकाउंट्स होते हैं वो एक्रूअल नहीं होते, हमेशा जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कैश टू कैश चल रहे होते हैं। फ्यूचर में पेमेंट्स करना या इन एडवांस पेमेंट्स करना ये हुकूमत की प्रैक्टिस नहीं होती। सो नकद लेन देन, इसका मतलब ये है, ये उसूल क्या है कि नकद लेन देन होता है यानी कि उधार लेन देन नहीं होता। तमाम सरकारी हिसाबात में नकद रकम की वसूली और अदायगी का इंदराज किया जाता है। उधार लेन देन उस वक्त तक दर्ज नहीं होता जब तक कि रकम अदा न कर दी जाए या वसूल ना कर ली जाए। इस तरह से सरकारी हिसाबात में काबिल वसूल यानी कि रिसीवेबल और काबिल अदायगी यानी कि पेबल खातों का इंदराज नहीं किया जाता, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश में होंगी। दैट मीन्स द अकाउंट्स ऑफ द एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड डिस्पर्समेंट कहते हैं अखराजात को, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर रिकॉर्डेड इन द accounting record of the same period. No provisions are made for accrual and payable in the government accounting. दूसरा जो उसूल है वो है हुकूमत के जो अकाउंट्स हैं यानी गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, इनको अकॉर्डिंग टू फंक्शन मेंटेन किया जाता है। महकमा जाती
इंदराजात किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर मेड, जिस डिपार्टमेंट में भी ये ट्रांजैक्शन हुई है वहीं पे रिकॉर्ड होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ सच रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स का मकसद क्या था। फॉर एग्जांपल, द एक्सपेंसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रिकॉर्डेड बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड नॉट फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लेन देन जिस महकमे में दर्ज होते हैं, जो रकम अदा करता है या वसूल करता है, मसलन जब महकमा तामीरात किसी स्कूल या कॉलेज के लिए इमारत तामीर कराता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि BS ब्लॉक हमें चाहिए, तो BS ब्लॉक अगर तामीर होता है तो इसके ख़र्च का हिसाब महकमा तामीरात रखेगा, ठीक है। यानी कि जो महकमा कंस्ट्रक्शन करेगा वो इसका हिसाब रखेगा, ना कि महकमा तालीम यानी कि आपका कॉलेज। इसी तरह जब संतों से एक्साइज़ टैक्स वसूल किए जाते हैं तो इसका हिसाब महकमा एक्साइज़ में रखा जाएगा, ना कि महकमा सनत में। सो होप यू अंडरस्टैंड। तीसरा जो प्रिंसिपल या उसूल है वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज़ ग्रॉस एंड नॉट द नेट। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है वो ग्रॉस होती है, नेट नहीं होती। दिस मीन्स दैट रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट्स। द रिसीट्स रियलाइज्ड बाय एनी डिपार्टमेंट आर क्रेडिटेड to the treasury and it is not utilized for meeting the expenditures of the controlling department. For example, the record of the tuition fees received by the educational institute is kept separately from the expenditures of the institute. The fee received is deposited into the treasury and expenditures are met from the funds provided by the government. The expenditure of the institution cannot be एडजस्टेड अगेंस्ट सच रिसीट्स। खाम आमदनी और वसूली का इंदराज, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग की ग्रॉस और नेट जो आमदनियाँ हैं उनको कैसे दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ही महकमे में अदायगी और वसूली अलग अलग और पूरी दर्ज होती है। मसलन एक कॉलेज में फ़ीस की वसूली पूरी की पूरी सरकारी खाते में जमा करा दी जाती है और उस कॉलेज के अखराजात हुकूमत की तरफ से फराहम करदा बजट से पूरे किए जाते हैं। हुकूमत की जो आमदनियां हैं उनको नेट लिखा जाएगा, ना कि ग्रॉस लिखा जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए भी समझा देती हूँ कि मिसाल के तौर पे ट्यूशन फ़ी जो है वो किसी भी इदारे यानी कि कॉलेज की जो होती है इसको एक अलग से अलग अकाउंट में जो है वो दर्ज किया जाता है, यानी कि उनको आमदनियों के हेड में दर्ज किया जाएगा कि ये फ़ीसेस आ रही हैं और ये हुकूमत के ट्रेजरी में चली जाएंगी। हुकूमत का जो अकाउंट होता है जिसमें तमाम फ़ीसेस आपकी जाती हैं उसको ट्रेजरी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। हुकूमत का ख़जाने का अकाउंट। और अगर आपके ऊपर जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है, सपोज़ आपके लिए ये पंखे लगाए जा रहे हैं, आपको फर्नीचर दिया जा रहा है, आपको फर्दर मोर जितनी भी फैसिलिटीज़ एक कॉलेज में अवेलेबल हैं वो आपको दी जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, तो एक्सपेंडिचर्स को आमदनियों में से माइनस नहीं करना। पहले भी हमने ये उसूल पढ़ लिया ना, तो उनको अलग अलग से दर्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 जो प्रिंसिपल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स की दर्जाबंदी कैसे की जाती है। द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अंडर वेरियस हेड्स ऑन फंक्शंस कम ऑब्जेक्टिव बेसिस। The functional classification is made according to the department and object classification is according to the purpose. इस बात को, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसको अंडरस्टैंड कुछ यूँ करेंगे कि इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए आमदनी और ख़र्च की अलग अलग दर्जाबंदी यानी अलग अलग क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके महकमा और मकसद दोनों के एतबार से इसकी दर्जाबंदी की जाती है। महकमाना दर्जाबंदी को फंक्शनल या फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि ये एजुकेशन का महकमा है, ये हेल्थ का महकमा है, ये कंस्ट्रक्शन का महकमा है, ठीक है, ये इंडस्ट्री का महकमा है, तो हर एक महकमे की जो दर्जाबंदी है या क्लासिफिकेशन है वो आप कह सकते हैं कि फ़ंक्शनल बेसिस के ऊपर होती है। और मकसद की जो दर्जाबंदी होती है या मकसद की या ऑब्जेक्टिव की क्लासिफिकेशन की, इस जो ये जो डिपार्टमेंट है इसका मकसद क्या है, ठीक है, तो इसकी दर्जाबंदी जो है वो ऑब्जेक्ट बेसिस के ऊपर होती है। सो फंक्शन कम ऑब्जेक्ट बेसिस के ऊपर दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन की जाती है अकाउंट्स की। सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट,
ठीक है। डिपार्टमेंट या महकमा जो है वो फंक्शन की बेस पे काम करता है। एंड ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द पर्पस। ऑब्जेक्ट यानी किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली अगर दर्जाबंदी की जाएगी तो उसे हम ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। महकमाना दर्जाबंदी फंक्शनल और मकसद के तहत दर्जाबंदी ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन महकमा सेहत और महकमा तालीम का फंक्शन कोड अलग अलग होता है और मगर दोनों महकमों के जो बिजली के बिलों की अदायगी की जाएगी वो एक ही ऑब्जेक्ट कोड के ज़रिए की जाती है, क्योंकि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दोनों को मद्देनज़र रख के क्लासिफिकेशन करेंगे इन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स की भी समझ आ चुकी होगी। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ गवर्नमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कमर्शियल अकाउंटिंग। तो जिसका मुवाजना मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर भी चुकी थी, क्लास के अंदर भी हमारी इसके ऊपर बात हुई है। सो यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं करती चली जाऊँ। मैंने क्लास के अंदर जो है वो आपका लेक्चर जो शुरू किया था उसका आगाज़ ही इस बात से किया था कि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है और जो कमर्शियल अकाउंटिंग है दे आर वेरी डिफरेंट। एंड मैं रिलेट करके आपको बता रही थी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो क्या होती है और उसका कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो किस तरह से किया जा सकता है। सो वहाँ पे बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो आप 5 बेसिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स को देखेंगे। वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम होता है, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम होता है एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। सो अभी हम उसकी डिटेल को भी देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है यानी कि कमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द गवर्नमेंट अकाउंट इज़ टू एसरटेन द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मनी फॉर सच पर्पस इन द फ्यूचर। ऑन द अदर हैंड द कमर्शियल अकाउंटिंग डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फॉर प्रोडक्शन एंड मर्चेंडाइजिंग पर्पस एंड कीप रिकॉर्ड्स विद अ व्यू टू ascertain the better utilization of the capital, working capital. So सरकारी जो आप कह सकते हैं अकाउंटिंग है इसका मकसद अखराजात का तयन करना होता है ताकि उन अखराजात को पूरा करने के लिए शहरियों से टैक्स वसूल किया जाए, यानी कि आमदनियाँ उसके अकॉर्डिंगली इकट्ठी की जाए और इसके लिए सरकारी अखराजात का पहले तयन किया जाना बहुत ज़रूरी है। जबकि कारोबारी जो हिसाबात होते हैं या कारोबारी जो अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें हम पहले आमदनियों को वसूल करते हैं और उस वसूलशुदा आमदनी को हम मुख्तलिफ़ अखराजात के ऊपर तकसीम कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में कारोबार में इसलिए अखराजात किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनियाँ हासिल की जा सकें, जबकि हुकूमत में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आप जो है वो नज़र रखते हैं अखराजात के ऊपर, अकॉर्डिंगली उसके आप आमदनियाँ इकट्ठी करते हैं। जबकि आम जो कारोबार होते हैं उसमें आमदनियों को पहले देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अखराजात के ऊपर उसको डिवाइड करते हैं। दूसरा है जी सिस्टम पॉइंट, और सिस्टम क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत ही ईजी टर्म है कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत होते हैं। डुअल एस्पेक्ट इसका नहीं देखा जाता, वाइल द कमर्शियल अकाउंट्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम्स। Furthermore, difference point number 3 is end product. At the end of the financial year, government offices prepare the statement of the total expenditures and revenue. सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर्स की स्टेटमेंट बनती है और टोटल रेवेन्यू की जो स्टेटमेंट है वो बनती है, और ये अलग अलग बनती है सेपरेटली, राइट, विदाउट मेकिंग एनी एंट्री ऑफ द इनकम और लॉस सफर्ड। यानी कि ये नहीं फाइंड किया जाता कि आमदनियाँ ज़्यादा थी या खर्चात ज़्यादा थे, हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। वाइल द कमर्शियल ऑफिसर्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ये कमर्शियल ऑफिसर्स में हो रहा होता है। तो हमारी जो नज़र है एज अ गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, हमने जो है वो एंड प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना, बल्कि एक्सपेंडिचर्स भी बता देने हैं कितने हैं और रेवेन्यूज भी बता देने हैं कितने हैं अलग अलग से, और कोई सरप्लस, कोई डेफिसिट, कोई लॉस, कोई प्रॉफिट हमने कैलकुलेट नहीं करना होता। जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग में आप प्रॉफिट एंड लॉस ही के ऊपर डिपेंड करते हुए बिजनेस भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स, गवर्नमेंट प्रिपेयर एज इट्स
list of expenditure according to the need of the people and tries to earn the revenue for meeting these expenditures through taxes. So that is to say incomes are generated according to the expenditures. ठीक है, ये हमेशा जो है वो हम देखते हैं कि हुकूमत ऐसे ही करती है, और वो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर नज़र रखती है कि कहाँ पे कितना अखराजात हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो इनकम जनरेट करती है टैक्सेस लगा के या किसी भी और सोर्स से. While in the commercial accounting, the expenditures are compared with the income as we known the profit or loss earned during the period. यानी कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि पूरे साल के अंदर जो है, जो 12 महीने का एक टाइम पीरियड है, उस 12 महीने के टाइम पीरियड में आपने कितनी आमदनियाँ और कितने अखराजात किए हैं और एंड रिज़ल्ट जो है वो प्रॉफिट है या लॉस है. तो कमर्शियल अकाउंटिंग में आप यही देखते हैं. अकाउंटिंग ईयर. The accounting year in the case of the government accounting is the financial year or budget year of the country which is same for all the departments. यानी आप देखते हैं कि जनवरी से दिसंबर एक हमारा जो है वो कैलेंडर ईयर है. फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर जो है वो जून 1 से शुरू होता है और जुलाई 31 को ख़त्म होता है. फर्दरमोर हम देखते हैं कि 12 महीने का ही टाइम पीरियड है, लेकिन हुकूमत का जो टाइम पीरियड है वो 1 जुलाई से 30th जून तक होता है. ठीक है, 1 जुलाई से 30th जून तक. While in case of the commercial accounting, the accounting year may vary from one firm to another. यानी कि उनको ऑप्शन है, इजाज़त है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करें, वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करें. कैलेंडर ईयर यानी जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 जुलाई टू 30th जून, एंड इसके बाद जो है वो जो भी उनकी मर्ज़ी है, यानी कि वो मार्च से अप्रैल तक भी जा सकते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं. जबकि गवर्नमेंट अकाउंटिंग में हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही को, बजट ईयर ही को कंट्री का जो अकाउंटिंग ईयर है उसको तस्वर किया जाता है. क्लोजिंग द अकाउंट. द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है यानी कि 30th जून को तमाम अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है व्हेन ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज़ आर रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट. इन केस ऑफ द commercial accounting, the accounts are closed at the end of the financial period of the concern by passing the journal entries and transferring to the net income or net loss to the capital accounts. So आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है उसमें फाइनल अकाउंट्स में आप ऐसे ही करते हैं. ठीक है, उसको क्लोज़ करते हैं और फिर जनरल एंट्रीज नेसेसरी पास करते हैं. नेक्स्ट में आप ओपनिंग बैलेंसेस को, पिछले साल के एंडिंग बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस में कन्वर्ट करके तो नया साल का आगाज़ करते हैं. Net result. The expenditures and incomes of the government offices are shown separately. आमदनी अलग से शो की जाती हैं, अखराजात अलग से शो किए जाते हैं. बात रिपीट हो रही है. The incomes are not deducted from the revenues. ये हम पहले भी देख चुके हैं. कोई नेट लॉस, कोई नेट प्रॉफिट नहीं निकाला जाता. While in case of the commercial accounting, आप जो है एक्सपेंडिचर्स को हमेशा आमदनियों से डिडक्ट करते हैं, जैसे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी करते हैं. जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर चले जाएं तो ओपेक्स को भी माइनस करते हैं. ठीक है, आप सेल में से भी एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हैं और उसके बाद आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करते हैं. तो ये यूजुअली जो है वो हुकूमत की अकाउंटिंग में नहीं होता. प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टिमेट. इन केस ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड estimated amount is allocated to each department for the activities during the particular period. The department cannot spend more than this allotment. यानी हर डिपार्टमेंट को एक मखसूस अमाउंट दी जाती है, इससे ज़्यादा वो स्पेंडिंग नहीं कर सकता. बट इन केस ऑफ द कमर्शियल अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा होते हैं, उतनी ही बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्टमेंट की जाती है. जबकि जो हुकूमत की अकाउंटिंग है, जो पेट अमाउंट आपको सेंक्शन की गई है, उसके अलावा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते. So that is all about the difference between the commercial accounting and government accounting. तो ये दोनों टॉपिक्स जैसे कि फ़ीचर्स हैं और फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड देन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपके पास थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. और फर्दर मोर जो है वो आपके पास
ये जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किया है, द डिफरेंस बिटवीन, ये जो है वो 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, सो बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है हुकूमत का। फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट हर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। सो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क की निज़ाम की हिसाबदारी का, यानी कि अकाउंटिंग का ताल्लुक उस मुल्क के सियासी निज़ाम के साथ भी होता है। पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत राज है, जिसमें वफाक, पाकिस्तान और 4 सूबे, अब तो 5, ठीक है, पंजाब, सिंध सरहद यानी KPK और बलूचिस्तान और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान वफाकी हुकूमत के एक सरबराह हैं जिनको हम वज़ीर आज़म कहते हैं, जबकि हर सूबाई हुकूमत का सरबराह वज़ीर आला कहलाता है, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे को हम वज़ीर आला कहते हैं, चीफ़ मिनिस्टर। मरकज़ में यानी कि वफाक में इस्लामाबाद में सरकारी मालियात की निगरानी वज़ारत ख़ज़ाना करती है। वज़ारत ख़ज़ाना हम कहते हैं जी, फ़ाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हम वज़ारत ख़ज़ाना कहते हैं, वो इसको मेंटेन करती है। जबकि हर सूबे में महकमा ख़ज़ाना मौजूद होता है, यानी कि मिनिस्ट्री नहीं होती बल्कि डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हम उसको कह सकते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वफाक की सतह पे होती है और हर प्रोविंशनल सतह के ऊपर हमारे पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ये काम कर रहा है। मरकज़ी और सूबाई सतह पर सरकारी आमदनियाँ और अखराजात, इन दोनों के लिए ट्रेजरी बजट, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि द डिपार्टमेंट प्रिपेयर द बजट, ठीक है, एंड यूटिलाइज़ द पब्लिक फ़ंड। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ये जो ट्रेजरी का एक आप कह सकते हैं ज़िम्मेदारी है वो सरअंजाम दे रहा होता है। मरकज़ी और सूबाई सतह पर सरकारी आमदनी और ख़र्च के लिए महकमा ख़ज़ाना यानी कि ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो बजट तैयार करता है और हर महकमा को सालाना अखराजात के लिए रकूम फराहम करता है। इन रकूम को खर्च करने के लिए कवायद और ज़वाबित भी महकमा ख़ज़ाना ही तैयार करता है और यही जो महकमा है, यानी कि महकमा ख़ज़ाना फाइनेंस डिपार्टमेंट, बाकी तमाम महकमों के हिसाबात का सालाना गोशवारा तैयार करता है, यानी कि एक स्टेटमेंट बनाता है। मरकज़ में सरकारी हिसाबात यानी कि वफाक में, इस्लामाबाद में सरकारी हिसाबात की जांच पड़ताल यानी कि ऑडिट जो है वो किया जाता है और ये करता कौन है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये एक इदारा है जो कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को उनके ऊपर जितने भी अखराजात हो रहे हैं, उनकी जितनी भी आमदनियाँ आ रही हैं, उनकी जांच पड़ताल करता है। जबकि सूबाई सतह पर अकाउंटेंट जनरल एक इदारा है जो कि ऑडिट का काम करेगा। ये इदारे अपने अपने दायरे कार में निज़ाम हिसाबदारी यानी कि अप्लाइड अकाउंटिंग के सरबराह होते हैं और इनकी मामलत के लिए हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, जिसे आप DAO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये तफसीलात बताई थी कि एक ऑफ़िस डील करता है ज़िले सतह पे तमाम यूनियन काउंसिल्स एंड गाँव के अंदर मौजूद इदारों की हिसाबात को देखता है। यहाँ से ये सूबाई सतह पर यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, उसकी तरफ ये रवाना कर देता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको फर्दरमोर जो वफाक की सतह पे हमारा इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको डेटा भेज देता है और ये डेटा वहाँ पर फिर यूज़ किया जाता है फ्यूचर की बजटिंग के लिए। सो दिस इज़ हाउ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन। नाउ होप यू अंडरस्टैंड। फर्दरमोर हम साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के। हमें पता है ये कैश बेसिस के ऊपर होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसमें। इसकी जो बेसिक अकाउंटिंग यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस इसका बेसिक अकाउंटिंग यूनिट है। उसके बाद यहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ऑफ द सिविल गवर्नमेंट आर द बेसिक अकाउंटिंग यूनिट इन द पाकिस्तान। These offices perform the dual function of maintaining the accounts and audit too. Account offices में accounting भी होती है, auditing भी होती है। There of the staff posted in these offices comprises on the audit staff under the Auditor General of Pakistan and accounting staff under the control of the Finance Department of the Provincial Government. क्लोजिंग ऑफ अकाउंट जो है वो हुकूमत के जितने भी होते हैं वो 30 जून को क्लोज़ हो रहे होते हैं, 1 जुलाई को शुरू हो रहे होते हैं। यही फाइनेंशियल ईयर है हुकूमत की अकाउंटिंग का।
compilation and consolidation of the account after the basic accounting unit have put together the figures of expenditures and receipts each in different heads of the accounts. These are sent to the account and audit department of compilation, and after compilation the accounts, these are sent to the executive government. Centralization of account. The accounts are departments are controlled and monitored by the finance department. All the departments submit the financial reports to the financial transactions to the financial department and follow the rules and regulations framed by the finance department. फर्दरमोर गवर्नमेंट ऑफिस अकाउंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे तरतीबवार काम करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी दफातर के हिसाबात का जो निगरान आला ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर इस्लामाबाद में है, और इसी तरह से अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वह हर सूबाई सतह पे मौजूद होता है। अकाउंटेंट जनरल के दफातर लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा इन तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। हर ज़िले में हिसाबात की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कायम किया गया है, जो कि हर एक ज़िले में मौजूद होता है। ये दफातर जो है वो क्या काम करते हैं? सरकारी अखराजात और वसूलियों को कंट्रोल करना और उनकी निगरानी करना, कंट्रोल एंड मॉनिटर द गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स, देन परफॉर्म द प्री ऑडिट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ डिटरमाइनिंग दैट द क्लेम्स आर इन accordance with the financial rules and disciplines of the financial departments. अखराजात का ऑडिट कराना और कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद करना और इसको यकीनी बनाना, सरकारी अखराजात के बिलों की मंजूरी देना और रकूम निकलवाने की इजाज़त देना, तमाम वसूलियों को कंट्रोल करना और ख़जाने में जमा यानी ट्रेजरी में जमा कराना और इसकी तस्दीक करना, तमाम महकमों के हिसाबात की तस्दीक करना और अखराजात जो भी होते हैं उनको बजट के मुताबिक रखना। ये तमाम जो हैं वो 5 डिफरेंट आप कह सकते हैं कि फंक्शंस हैं जो कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो प्ले कर रहा होता है। कैसे बिल को ड्रॉ किया जाता है, यानी कि हमें देखते हैं कि इदारों का हमें पता चल गया, अकाउंट ऑफिस मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स में, प्रोविंशनल हेडक्वार्टर्स में जो है वो इदारे मौजूद हैं। वहाँ पे जाके आप अपने बिल्स क्लेम कर सकते हैं। कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा यानी कि जो नौकरी कर रहा है शख्स, वो अपनी जो भी क्लेम्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से जाके क्लेम कर सकता है। और तहसील लेवल के ऊपर बिल ड्राइंग का जो सेटअप है या प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। प्रोविंशनल हेडक्वार्टर से भी आप इसी तरीके से जो है वो बिल विड्रॉ करा सकते हैं। उसका एक पेड प्रोसीजर है जो कि आपको मैं क्लासरूम में बता दूंगी कि वो पेड प्रोसीजर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, प्रोविंशनल एंड तहसील लेवल पे क्या होता है। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। और कंप्यूटराइज सिस्टम में अब क्या हो चुका हुआ है और किस तरह का सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है। पर्सनल लेजर अकाउंट हर एक शख्स का जो है वो अकाउंट ऑफिस के अंदर मौजूद है। जैसे कि हम टीचिंग स्टाफ को देख लेते हैं तो हर एक टीचर को एक जो है वो यूनिक एम्प्लॉय नंबर दिया गया है। उसी यूनिक एम्प्लॉय नंबर के अंडर जो है वो हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। जॉब कब से शुरू हुई थी, कब तक चल रही है, बेसिक सैलरी कितनी है, इसके ऊपर जो है वो कितने इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं, कौन कौन से अलाउंसेस अवेल कर रहे हैं, कितनी छुट्टियां अवेल कर चुके हैं, ठीक है, सर्विस कितनी हो चुकी हुई है, ये तमाम डिटेल जो है वो हमें अकाउंट ऑफिस से मिलती है। और ये जो है वो इसको PLA हम कहते हैं। ये हर एक शख्स का जो है वो बनाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 1 ऑफ अप्लाइड अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ अच्छे तरीके से आ चुकी भी होगी, और अगर नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वो कहते हैं ना कि इल्म जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा फैलाएं तो उतना ही फ़ायदा है। तो ये जो लेक्चर है इसका फ़ायदा जिस को भी हो सकता है वहाँ तक इसको पहुँचाइएगा, और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।